वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे एक ऐसे मसले की जिस पर हमने पहले भी गुफ्तगू की है। उसको हम वक्तन फ़वक्तन हाईलाइट करते रहते हैं क्योंकि इशू बहुत अहम है। आज भी एक और ऐसा अफसोसनाक वाक़या हुआ है कि हम दोबारा इस इशू पर रोशनी डालेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला चारसद्दा के अंदर 2.5 साल की एक बच्ची को रेप के बाद कत्ल किए जाने का वाक़या जो है वो सामने आया। पुलिस के मुताबिक बच्ची की जो लाश है वो खेतों से मिली। उसको 6 अक्टूबर को अगवा किया गया था और फिर ज्यादती का निशाना बनाकर कत्ल कर दिया गया। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ क्वार्टर चारसद्दा की जो मेडिकल ऑफिसर है उन्होंने बच्ची के साथ जो हुई ज्यादती थी उसकी तस्दीक की और कहा कि इसको बेदर्दी से कत्ल किया गया है और ये बताया कि उस बच्ची के जिस्म पे तशद्दुद के निशानात भी पाए गए हैं। पुलिस ने तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। इसके साथ साथ ये भी खबर आई कि खानपुर के अंदर एक 12 साला बच्चे को ज्यादती के बाद कत्ल किए जाने की खबर जो है वो सामने आई है और उसकी लाश को भी खेतों से ही बरामद किया गया। पाकिस्तान के अंदर बच्चों के साथ जो ये जिनसी जराइम तशद्दुद के वाक़यात हैं, ऐसा लग रहा है कि ये बढ़ते चले जा रहे हैं या नज़र तो यही आता है कि इनके जो नंबर्स हैं वो बढ़ते हुए हैं। जो एक ऐसी तंजीम है बच्चों के हकूक़ पे काम करती है, उसकी जो ताज़ा तरीन रिपोर्ट है क्रूअल नंबर्स, उसने जनवरी 2020 से लेके जुलाई 2020 के जो नंबर्स हैं उनके अंदर कहा कि अब तकरीबन 45% का जो है वो इजाफा हुआ है और अब तक साल का जितना भी वक्त गुजरा है उसके अंदर 40 केसेस ऐसे रिपोर्ट हुए हैं जिसके अंदर बच्चों के साथ ना सिर्फ ज्यादती की गई बट उसके बाद उनको कत्ल भी कर दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक 50% से ज़्यादा लड़कियां और 45% से ज़्यादा जो लड़के हैं वो इस जुराइम का शिकार हो चुके हैं। इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं समर मिनिल्ला साहिबा। ये एक सोशल एक्टिविस्ट और डॉक्यूमेंट्री मेकर हैं। वेलकम टू द शो समर। जी समर, आपने क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो सोशल राइट्स हैं और ख़ास तौर जो बच्चों के हकूक़ हैं उनके हवाले से खासा काम किया है। जो आजकल हमें ये कहानियाँ या मीडिया के अंदर रिपोर्टिंग ज़्यादा हो रही है, इस तरह के केसेस ज़्यादा वापस सामने आ रहे हैं, इनको आप किस तरह देख रही हैं? देखिए आरिफा, जो सबसे पहला मेरे नज़दीक मसला है वो ये है कि जो भी इस तरह के वाक़यात बच्चों के साथ होते हैं पूरे पाकिस्तान से, और जो सामने हमारे इसकी जो एक शक्ल आई वो 2018 में ज़ैनब के केस से आई, लेकिन जिस तेजी से जिस रफ्तार से ये केसेस पूरे पाकिस्तान में बढ़े हैं, तो इसमें मुझे लगता है कि कोई एक जियोग्राफिकल एरिया से ज्यादा कुछ और वजूहात हैं जिसकी वजह से ये इतना ज्यादा बढ़ रहा है। और उसमें जो सबसे बड़ी वजह है वो यही है कि हम लोग इस चीज को नहीं तस्लीम करते कि ये एक ऐसा मसला है जिसके लिए हमें कलेक्टिवली कुछ सलूशन ढूंढने होंगे। मतलब हुकूमत को क्या करना है उस पे तो हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मेरे नजदीक जो प्रॉब्लम है वो ये है कि हम प्रिवेंशन और प्रोटेक्शन से ज्यादा सजाओं पे फोकस करना शुरू कर देते हैं, और बाय द टाइम हमारे सामने एक केस आता है तो एक बच्चे की जिंदगी चली गई होती है। अगर वो बच भी जाए इस तरह के इंसिडेंट से तो पूरी जिंदगी के लिए वो उससे इफेक्टेड होता है। तो मेरे ख्याल से जब तक हम प्रिवेंशन और बच्चों की हिफाजत और प्रोटेक्शन पे बात नहीं करेंगे तब तक हमारे सामने कोई भी चेंज या लास्टिंग तब्दीली नहीं आ सकती। तो समर, ये बताइएगा कि ये हम गुफ्तगू जो है इसको किस तरह शुरू करें, क्योंकि जैसे आपने बहुत यू पॉइंटेड आउट वेरी राइटली, हमारे यहाँ जब भी ऐसा वाक़या होता है तो सब जो तवज्जो है वो इस पे चली जाती है कि उस मुजरिम को पकड़ें, फांसी लटकाएं, चौराहे पे फांसी लटकाएं।
सजा के ऊपर फोकस चला जाता है, पर जिन बातों का आप जिक्र कर रही हैं इनके ऊपर हम किस तरह ना सिर्फ तवज्जो दिला सकते हैं, पर ये भी बताएं कि क्या करना चाहिए। लाइक अगर आपको कहना हो कि जो मुआशरा है इसको 1 2 3 या हुकूमत को भी इसी तरह 2 3 चीजों को प्रायोरिटाइज करना है, तो वो क्या होनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले जो हम लोग एक डिनाइल में हैं कि हमारा मुआशरा जो है ये एक बहुत खास, एक स्पेशल मुआशरा है जहां हम अपने फैमिली सिस्टम को बहुत ऑनर करते हैं, हम अपने बच्चों को प्यार देते हैं, हम अपनी औरतों को इज्जत देते हैं। पहले तो इस मिथ को आप भूल जाइए, क्योंकि जितने भी, जैसे आपने बात की, साहिल के जितने भी नंबर्स हैं इस तरह के वाकयात के, कोई इस साल के सिर्फ शुरू में तकरीबन 1500 केसेस रिकॉर्ड हुए, और जिसका मतलब है कि 8 केसेस हर रोज इस तरह के होते हैं पाकिस्तान में, और उनमें जो 90% हैं वो उन बच्चों के करीबी लोग हैं। वो या कोई उस्ताद होगा, या कोई नेबर होगा, या उसी घर, उसी खानदान का कोई फर्द होगा। तो सबसे पहले एक इंडिविजुअल और माशरती लेवल पे इस डिनाइल को, इस दोखलेपन को हमें खत्म करना होगा कि हम में ये बुराई नहीं है। मेरे ख्याल से अब हमें तस्लीम कर लेना चाहिए, जब बच्चों के साथ ज्यादतियों की बात आती है या खवातीन के साथ जो अभी मोटेवे का रेप इंसिडेंट हुआ था, तो हम ये तस्लीम कर लें कि हम एक बीमार, एक सिक मुआशरा है, तभी हम उसका इलाज भी ढूंढ सकेंगे। सही। अब समर, बट ये जो है, ये गुफ्तगू जो है, क्या इसको शुरू करना हुकूमत की जिम्मेदारी है या ये हमारी जिम्मेदारी है, सिविल सोसाइटी? ये कहाँ से आएगा? जिसको कहते हैं कि इनिशिएटिव कहाँ से आना चाहिए, क्योंकि आपने शुरू में कहा कि ये हुकूमत से एक बड़ी चीज है। आई मीन वी जस्ट कीप लुकिंग एट द गवर्नमेंट, इफ आई अंडरस्टूड यू करेक्टली। लेकिन आरफा, हुकूमत की अपनी बहुत बड़ी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखिए, जो रिएक्शन था, जो रिस्पॉन्स था मोटेवे इंसिडेंट का, वो एक क्लासिक एग्जाम्पल है जिसका जो बाद में हमें पता चलेगा कि इससे नुकसान क्या हुआ है हमारी सोसाइटी में। जो स्टेट के लेवल पे रिस्पॉन्स, जो आप सीसीपीओ साहब की स्टेटमेंट का जिक्र कर रही हैं गालिबन। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए, उसका जो रिस्पॉन्स है, हम आज जो भी अपनी सोसाइटी में देख रहे हैं, जो एक कमजोर तबके के साथ, अगर वो लड़कियां हैं छोटी, अगर वो छोटे बच्चे हैं, अगर वो औरतें हैं, अगर वो माइनॉरिटीज हैं, तो जो हमारी स्टेट का रिस्पॉन्स है, अगर कहेंगे कि हमारा बिल्कुल जीरो टॉलरेंस है इस तरह के इश्यूज के लिए, तब एक कलेक्टिव तब्दीली आ सकती है। लेकिन जो सीसीपीओ साहब के वर्ड्स थे, आई एम सॉरी आरफा, उनको उसी वक्त मुअत्तल कर देना चाहिए था। ये खुद एक बहुत बड़ा एक मैसेज होता बहुत लोगों के लिए। लेकिन जब आप इस तरह की सोच के लिए एकदम से बाहर निकलते हैं सपोर्ट करने के लिए, आप उन लोगों को, उन पोटेंशियल रेपिस्ट को और ज्यादा ताकत देते हैं। वो सिर्फ एक औरत के केस में नहीं अप्लाई करता, वो इसी तरह बच्चों के भी रेपिस्ट होते हैं। आप मुझे बताएं कि क्या उस इंसिडेंट में हमारे सामने वो कुछ एक्शन या रिस्पॉन्स मिला है कि कौन पकड़ा गया है? अभी तक नहीं कोई पकड़ा गया। और हम सबको यही बताया गया है कि जी उनको शो कॉज नोटिस मिल गई। जब भी कोई केस होता है, अगर मरवा का केस था कराची में, उसमें भी गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स ये होता है कि हमने पुलिस से ये सब कुछ इन्वेस्टिगेट करने को पूछ लिया। लेकिन क्या होता है, वो लोग पकड़े जाते हैं या कि नहीं? हम तो यहाँ यही बात करते हैं कि सजा ये होनी चाहिए, लेकिन उस पूरे सिस्टम को सजा तक पहुंचने को तो हम डिस्कस ही नहीं करते।
और वो तभी होगा बिल्कुल। और अगर हम इसमें समर अगर आप जरूर इस चीज को भी हाईलाइट करिएगा कि कितने केसेस हमारे सामने आए हैं जब पुलिस कंप्लेंट दर्ज करने को तैयार नहीं है, जब बच्चा जो है वो व्हेन द चाइल्ड गोज मिसिंग, अगर बच्चा मिसिंग है। एक आध केस ये भी हमने देखा कि वो जो एफआईआर काटने को तैयार नहीं है, वो कंप्लेंट रजिस्टर करने को तैयार नहीं है। देखें आरफा, ये वही एक पूरा प्रोसेस है कि सबसे पहले हम एक सोसाइटी में उस चीज को हम इतना बुरा समझते हैं कि एक विक्टिम जो होता है उसको हम मजीद विक्टिमाइज करते हैं। उनसे जो सवालात होते हैं कि आखिर ये बच्चा क्यों दुकान गया, आखिर ये औरत क्यों गाड़ी में बच्चों के साथ बैठी थी, सबसे पहले तो हम हर लेवल पे जो सवाल करते हैं वो अगर मगर का जो ब्रिगेड है उसी लेवल पे आप उस केस को खराब कर देते हैं। तो फिर किस तरह आगे हम किसी को और ज्यादा हम उनसे कुछ तवक्को करें। तो मेरे ख्याल से फरवा का केस हो गया, फरिश्ता का केस हो गया, आसमा का मर्दान में केस हो गया, मुझे आप एक बताएं कि वो शख्स अगर पकड़ा भी गया उससे हमने और क्या चीज सीखा, हमने उस कम्युनिटी में क्या मैसेज दिया, हमने और बच्चों को किस तरह प्रोटेक्ट और सेव किया। तो मेरे नजदीक ये सबसे बड़ा एक अलमिया है आरफा के हम एज अ कम्युनिटी जो है हम साइलेंट, एक खामोश तमाशाई की तरह हम लोग ट्विटर पे कीबोर्ड के तो बहुत ज्यादा एक्टिविस्ट बनते हैं, लेकिन जब एक्चुअल कुछ होता है, जैसे सियालकोट में दो भाई बेदर्दी से मारे गए थे और सब उसको देखते रहे उन दोनों को, ये हमारी सोसाइटी का अलमिया है। अगर इस तरह के बच्चे हैं और मेरे ख्याल से जहां जहां कम्युनिटीज उनको प्रोटेक्ट कर रही है, जैसे रिसेंटली पंजाब में एक मोटरसाइकिल पे बच्ची को कोई लेके जा रहा था और वहां के एक शख्स ने उसको रोका और पूछा, मेरे ख्याल से ये बहुत पॉजिटिव चीज है कि बिल्कुल कम्युनिटी को एनलाइटन करने की बहुत जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया समर, आपने हम की नाजरीन यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे जो नॉर्दर्न एरियाज के अंदर अर्थक्वेक आया था 2005 में। स्टे विद अस। वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे 8 अक्टूबर 2005 में जो ज़लज़ला आया था उसकी आज 15वीं बरसी है। आज ही के दिन 15 साल पहले आज़ाद कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा के कई अज़ला के अंदर एक शदीद ज़लज़ला आया था। 70,000 से ज़ायद जो इंसानी जानें थीं वो इसका निशाना बनी। कहा जाता है कि 50,000 के करीब जो अफराद थे वो सिर्फ आज़ाद कश्मीर के अंदर हलाक हुए। 3 लाख से ज़ायद जो घर थे वो तबाह हुए। ओवरऑल 125 अरब रुपए मालियत का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो तबाह हुआ। इसके बाद एक बहाली के लिए वहाँ हुकूमत ने बहुत सारे प्लान्स भी अनाउंस किए, सारी दुनिया से फंडिंग भी आई मदद करने के लिए लोगों की। और जो प्लान्स हुकूमत ने बनाए और जिनका ऐलान किया उसके अंदर ख़ास तौर पे जो जिक्र हुआ था और बहुत हाईलाइट हुआ था वो था न्यू बालाकोट सिटी का। इसके अलावा भी बहुत से मंसूबे थे, मगर 15 साल गुजरने के बाद अभी तक बहुत से मंसूबे, ख़ास तौर पे जो नई बालाकोट का शहर आबाद करना था, कोई ख़ास पेशरफ नहीं हुई। इस हवाले से गुफ्तगू करने आज हमारे साथ मौजूद हैं राशिदा दोहद साहिबा। ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है उमर असगर खान फाउंडेशन की। वेलकम टू द शो राशिदा। जी राशिदा, बताइएगा कि हर दफ़े मतलब कि जब एनिवर्सरी कोई आती है, हम वाक़या होता है, हम जिक्र ज़रूर इसका करते हैं। क्या हुआ स्पेशली जो बालाकोट शहर को नई जगह पे आबाद करना था, एक बहुत बड़ा इशू था, बहुत बड़ा ऐलान था हुकूमत का, और शुरू में तो उस पर कुछ काम भी हुआ। व्हाट हैपेंड देन? देखिए, वो मैं आज आपके डॉन अखबार को देख रही थी अरफा, और मुझे हैरत हुई कि उसमें एक न्यूज़ आइटम थी कि कोई अनाउंसमेंट थी कि जी न्यू बखरियाल सिटी जो है वो अगले साल बन जाएगा।
अब ये अनाउंसमेंट्स तो हम 2005-6 से सुनते आ रहे हैं, मगर द फैक्ट इज़ कि अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। लैंड एक्विजिशन के इश्यूज थे और भी इश्यूज थे, मगर जो पॉइंट है कि जो लैंड एक्विजिशन के इश्यूज होते हैं, जहाँ भी आप कहीं प्रोजेक्ट बनाने जाते हैं तो ज़ाहिर ज़मीन की ज़रूरत होती है, उसका एक पूरा प्रोसेस होता है, तो वो ऑब्वियसली प्लानिंग के अंदर होना चाहिए था कि क्या है। और एक जो बात आपने जैसे कही कि 15 साल से कुछ भी नहीं हुआ है, एक सवाल हमें ज़रूर ये अब करना चाहिए कि जो लोग मुंतज़िर है न्यू बखरियाल सिटी के, वो लोग जिन्होंने ये ज़लज़ले की जो तबाही है, क़यामत का दिन, अगर आपको याद होगा 15 साल पहले वो हॉरिफिक एक डिज़ास्टर, तो वो सर्वाइवर्स जो हैं, जो उनकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लूज़ हो चुकी है 15 साल के लिए, अब ज़ाहिर है वो इंतज़ार तो कर रहे हैं न्यू बखरियाल सिटी का, मगर उन्होंने ज़िंदगी तो गुजारनी है, तो कुछ ना कुछ इन्होंने खुद से कर भी लिया हुआ है। मगर जो प्रॉमिस किया गया था, जो उनको वादे किए गए थे, वो नहीं हुए, तो उसके ऊपर मेरा ख्याल है कि यकीनन कोई एहतसाब करना चाहिए, कुछ उसको देखना चाहिए कि तो ये आपके ख्याल में क्या इशू सिर्फ यही था, जैसे आप कह रही हैं कि जी जो जब ऐलान किया था तो लैंड एक्विजिशन की प्लानिंग नहीं की गई, इज दैट दी ओनली रीजन, यही वजह थी कि अभी तक हमें कुछ पेशरफ्त नजर नहीं आती? मेरा ख्याल लैंड एक्विजिशन तो एक एलिमेंट होती है किसी भी प्रोजेक्ट को करने के लिए, मगर जो बिल्कुल एंटायर प्रोजेक्ट प्लान होता है उसमें ये चीज़ें अकाउंटेड फॉर होनी चाहिए, जो नहीं हुई यहाँ। एक तो ये बात है। मेरी नज़र में एक और इशू जिसके ऊपर हम मुसलसल ये बात करते हैं कि आपको अगर याद होगा कि जब ज़लज़ला हुआ उसके फ़ौरन बाद हमने एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, एक पूरा इंस्टीट्यूशन बनाया, और ये ख्याल था कि एरा जो था कि ये बना के फास्ट ट्रैक किया जाएगी जो सारा बहाली का जो काम है। अब वो इनफैक्ट नहीं हुआ, एंड एक और उसमें जो प्रॉब्लम हुआ कि क्योंकि आपने एक पैरेलल इंस्टीट्यूशन बना लिया, तो उसकी ओनरशिप जो है मतलब अगर एनडीएमए और एरा दोनं बन गए, हाँ। जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है और एरा जो है ना, जैसे न्यू बखरियाल सिटी आता है केपी के अंदर, मगर आप केपी गवर्नमेंट से पूछें तो वो कहेंगे कि ये हमारा काम नहीं है, एरा का काम है। एरा से पूछे तो वो कहेंगे कि नहीं, वी वर ओनली देयर, कि हमने सिर्फ कोऑर्डिनेशन करनी थी। तो थोड़ी सी इन चीज़ों की वजह से भी मैनेजमेंट भी बहुत है। राशिदा, ये बताइएगा, आपने अभी सर्वाइवर्स का जिक्र किया, तो आई मीन सर्वाइवर्स अब क्या वो जो नई जगह चूज हुई थी वहाँ उन लोगों ने अपने घर बना लिए हैं, या वहाँ वो टेम्पररी अकोमोडेशन में अभी रह रहे हैं? वो किस तरह जिंदगी गुजार रहे हैं? नहीं, ज़्यादातर तो लोगों ने बालाकोट जो एरिया था वहीं पे बना दिया, बिकॉज देखिए किसी को भी ज़ाहिर है जहाँ वो रहते थे वहाँ उनके बिकॉज आपने देखा होगा कि जो बालाकोट सिटी है वो एक गेटवे है टूरिज़्म का कागान वैली के लिए ना, तो वहाँ ऑब्वियसली वो उनका इन्हसार है टूरिज़्म पे, होटल्स है वहाँ छोटे छोटे, और कुछ नहीं तो पकौड़े वाले हैं, ये है। अगर आप उनको बिल्कुल उठा के न्यू बखरियाल सिटी में ले जाते हैं और कोई लाइवलीहुड ऑप्शन ना हो, तो फिर वो कैसे अपनी ज़िंदगी गुजारे? ऑलरेडी वो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा सदमे में थे, कई लोगों ने अपने ख़ानदान के लोगों को लूज़ किया था या अपने घर बार को लूज़ किया था, तो वैसे भी लूज़ किया था। तो और एक और जो इंटरेस्टिंग बात है जिसके ऊपर सोचना चाहिए कि कई जगह जो बालाकोट जो टाउन है उसमें उन्होंने कह दिया था कि ये जी रेड जोन है और यहाँ कोई रिकंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती है, एंड देन कुछ और टाइम के बाद कहा कि नहीं हो सकती है। तो आई थिंक ये जो साइंस है कि रेड जोन एक्चुअली क्या होता है, कहाँ फॉल्ट लाइंस हैं, उसमें भी कुछ कमी आ गई, एंड वो जो गाइडेंस मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बात की। नाजरीन, यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे अफगानिस्तान की। स्टे विद अस। वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे 9/11 के हमलों के बाद जो अमेरिका ने अब तक अफगानिस्तान के अंदर तकरीबन 2 दहाइयाँ गुजार दी हैं।
9/11 के बाद 7 अक्टूबर को अमेरिका ने अलकायदा और जो दीगर शिद्दत पसंद तंजीमें हैं जो अफ़गानिस्तान में बेस थीं उस वक्त, उनको निशाना बनाने के लिए अपना पहला हमला लॉन्च किया था। इसके बाद अमेरिका और फिर जो नेटो फोर्सेस थी उनकी ज़ेर क़यादत अफ़गानिस्तान के अंदर एक तवील तरीन जंग का आगाज़ हुआ। वाटसन इंस्टीट्यूट ब्राउन यूनिवर्सिटी की सितंबर 2020 में शाया होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर 2001 में अमरीकी हमलों के बाद से लेकर अब तक अफ़गानिस्तान में 5 मिलियन अफराद बेघर या डिस्प्लेस हुए, जबकि पाकिस्तान के अंदर 3.5 मिलियन अफराद से भी ज़्यादा जो थे, जिनके अंदर अफ़गानी भी शामिल थे, उन्होंने भी पनाह ली कहीं या बॉर्डर जो है पार किया, वो भी डिस्प्लेस हुए। इन तमाम इदादो शुमार को एक मोहतात अंदाज के अंदर भी अगर देखा जाए तो इस रिपोर्ट के मुताबिक 19 साला जंग के अंदर तकरीबन 2500 अमरीकी फ़ौजी भी मारे जा चुके हैं। इस सारे अरसे के दौरान अफ़गानिस्तान के अंदर भी कई सियासी तब्दीलियां देखी। 2001 के अंदर शुमाली इत्तेहाद जो था वो अमेरिका की मदद से बरसरदार आया। हामिद करज़ई साहब जो थे वो अफ़गान सदर बने। अब अशरफ गनी जो हैं वो अपनी दूसरी टर्म जो है उसको का आगाज़ कर चुके हैं। अमरीकी सियासत के अंदर भी हमने बहुत तब्दीलियां देखी। सदर बराक ओबामा जो थे उनके दौर के अंदर भी बहुत बहस हुई कि अफ़गानिस्तान के अंदर क्या होना चाहिए, किस तरह होना चाहिए। अमरीकी फ़ौजी जो थे उनकी तादाद बढ़ाई गई, फिर इनखला के ऊपर भी बहुत बहस हुई। और अब 19 सालों के बाद अफ़गान अमल जो है इसका दूसरा जो मरहला है वो इंट्रा अफ़गान डायलॉग शुरू हो चुका है। और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इसी साल कहा है कि क्रिसमस तक अफ़गानिस्तान से तमाम फ़ौजें वो निकाल लेंगे। उन्होंने ट्वीट किया इस हवाले से। इस सारे इशू के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शूजा नवाज़ साहिब। ये एक ऑथर हैं, डिस्टिंग्विश्ड फेलो है अटलांटिक काउंसिल के। और ताहिर ख़ान साहब ये एक सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार है और अफ़गान अमूर पर गहरी नज़र रखते हैं। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। शूजा नवाज़ सर, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। तकरीबन 2 दहाइयाँ हो गई, अफ़गानिस्तान के अंदर भी हमने बहुत तब्दीली देखी, पूरे खित्ते में ही देखी। मगर सर साथ में क्या हम ये कह सकते हैं कि ये जो अमेरिकन फोर्सेस थी, अफ़गानिस्तान की जो जंग थी, इसका बहुत असर अमेरिका में भी पड़ा और हमने अमेरिका के अंदर भी बहुत तब्दीलियां देखी 9/11 से, जिनको हम लिंक कर सकते हैं और अफ़गानिस्तान की जंग के साथ। बिल्कुल। और सबसे बड़ा असर तो ये था कि इसके जो अखराजात थे वो इतने बड़े, और फिर जब अफ़गानिस्तान को छोड़कर अमरीकी हुकूमत ने, सदर बुश की हुकूमत ने इराक़ का रुख लिया तो एक और जंग शुरू हुई जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। और 3 से 5 ट्रिलियन डॉलर्स का ख़र्चा ये वाटसन इंस्टीट्यूट के मुताबिक और दूसरे कैलकुलेशंस के मुताबिक ये अमेरिका की आइंदा आने वाली नस्लों को भुगतना पड़ेगा। उसके अलावा जो ख़र्चा पाकिस्तान में हुआ, मुख्तलिफ़ कैलकुलेशंस हैं, लेकिन 130 बिलियन डॉलर से ज़ायद पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा इस जंग में शमूलियत की वजह से। तो इसके अलावा ज़ाहिर है जो शहुदा पाकिस्तान में और ख़ास तौर पे सिविलियन और फ़ौजी शहुदा जो थे, और फिर तकरीबन 30 ये कोई 65,000 की टोटल तादाद थी, जिसमें 33,000 इंतशार पसंद गिने जाते हैं। तो ये कीमत पाकिस्तान को बहुत बड़ी अदा करनी पड़ी, और अमेरिका को भी, और अब तक यूरोप और अमेरिका ये भुगत रहा है। जी ताहिर साहब, अफ़गानिस्तान के अंदर जैसे शूजा नवाज़ साहब ने जिक्र किया कि अमेरिका को भी देखें, पाकिस्तान को भी देखें, बहुत नुकसान भी हुआ, बहुत पेड अ हैवी प्राइस फॉर इट। अफ़गानिस्तान के लिए ये जो 2 दहाइयाँ गुजरी हैं, इनको किस तरह देखा जाएगा? बहुत जिक्र होता है, जंग वहाँ भी चली, मगर साथ साथ बहुत हमने पॉजिटिव तब्दीलियाँ भी देखी वहाँ। इसमें तो कोई शक नहीं है, और अफगान इसको महसूस भी करते हैं और ये नहीं चाहेंगे
کہ جو بھی مستقبل کا سیٹ اپ بنے گا جس میں زیادہ امکان ہے کہ طالبان بھی ان کا حصہ ہو، کہ جو 19 سال میں وہاں پہ انتخابات ہوئے تقریباً 3 مرتبہ، اور پھر ایک پارلیمنٹ ہے، سینٹ بھی ہے، وہاں قومی اسمبلی بھی ہے، وہاں تقریباً 3.5 لاکھ ان کے سیکیورٹی فورسز ہے، پولیس ہے، پھر ان کا آئین بنا ہے، ایک سسٹم چل رہا ہے، تو وہ نہیں چاہیں گے۔ حالانکہ طالبان کے بیانات اس کے بالکل فرق آتے ہیں۔ یہ ایک ایشو، ایک چیلنج رہے گا بھی کہ کیا ہوگا جب طالبان اس نظام کا حصہ بنیں گے۔ لیکن جو ہم افغانس کو سنتے ہیں، جب ہم یا ان کو میڈیا پہ یہاں جب ڈیبیٹ کرتے ہیں، اس میں ہم بھی ان کو سنتے ہیں، یا وہاں جب جا کر کے ہم یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹ سے یا عام لوگوں سے ملتے ہیں، اکثریت چاہتے ہیں کہ وہاں ڈیموکریٹک سسٹم وہ رہے، بلکہ ہم تو افغان لیڈر سے سنتے ہیں، افغانوں سے سنتے ہیں کہ یہ سرخ لکیر ہے، یہ ریڈ لائن ہے، تو وہ تو اس سے کمپرومائز نہیں کرے۔ پاکستان کا بھی ہم سنتے ہیں ان سے، کیونکہ طالبان کا بھی تک اس پہ وہ ایک ٹیسٹ بھی کرتے ہیں، ان کا اصرار ہے کہ وہ اسلامک امارات کی بات بھی وہ کرتے ہیں، پھر اپنے امیر کی بات بھی کرتے ہیں، تو لیکن لوگ اس لیے تیار ہیں کہ طالبان جنگ خاتمے کے لیے وہ نظام کا حصہ بن سکتے ہیں، وہ ایکسیپٹ کریں گے، لیکن وہ کسی بھی صورت میں نہیں چاہتے کہ جو موجودہ ڈیموکریٹک سسٹم ہے، جو موجودہ نظام ہے، یہ ریورس ہو جائے یا اس میں کوئی بڑی وہ آ جائے۔ تو میرے خیال میں لوگ اس کی کنٹریبیوشن چاہتے ہیں، باوجود کمزوریوں کے، ویکنیسز بھی ہے، وہاں کرپشن میں دو رائے نہیں ہے، کرپشن ہے، وہ غیر ملکی بھی محسوس کرتے ہیں، ان کی بار بار بات بھی کرتے ہیں، وہ ہے، لیکن میرے خیال میں وہ نظام کو اس میں تبدیلی نہیں چاہیں۔ تھرو آؤٹ ایک بحث رہی ہے امریکہ کے اندر، افغانستان کے اندر جنگ کے حوالے سے، براک اوباما کے نیچے بھی رہی، پہلے انہوں نے عراق سے ودرا کیا، افغانستان سے بحث چلتی رہی۔ اب پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ اس کو obviously انہوں نے تو پریزیڈینشل کیمپین کا حصہ بنا لیا ہے، پر سر اگر آپ معاشرے کو یا جو پالیسی میکنگ سرکلز ہیں واشنگٹن پہ، وہ کس طرح دیکھ رہے ہیں افغانستان کی جنگ کو؟ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح ایک زمانے میں ویتنام کے اوپر بحث ہوتی تھی امریکہ میں، is it a similar debate that is happening now، یا افغانستان کی طرف جو فیلنگز ہیں یا جو توقعات ہیں وہ فرق ہیں؟ اس وقت تو خاص توجہ نہیں ہے افغانستان پہ، اور ابھی الیکشن کیمپین کے دوران بھی دونوں فریقین نے افغانستان پہ کھل کے بات نہیں کی۔ وہ اس لیے کہ کافی عرصے سے افغانستان کو ایک سائیڈ لائن پہ ڈال دیا، زلمے خلیلزاد کو اسپیشل ریپرزینٹیو بنا کے ان کی ذمہ داری ان کو یہ سونپ دی کہ آپ جا کے کچھ فیصلہ کریں، کیونکہ صدر ٹرمپ نے اپنی کیمپین میں 2016 کی الیکشن کی کیمپین میں یہ ایک قسم اٹھائی تھی کہ میں افغانستان سے اپنے جوانوں کو واپس لے آؤں گا۔ 4 سال ہو گئے، اب تک وہ کامیاب نہیں ہوئے۔ اب اس رات کو انہوں نے ایک ٹویٹ دی ہے کہ اس سال کے ختم ہونے سے پہلے تمام امریکی وہاں سے انخلا ان کا ہوگا۔ تو اب دیکھیے کہ کیا وہ کر سکتے ہیں یا نہیں۔ بنیادی طور پہ امریکہ نے جب افغانستان پہ حملے کا فیصلہ کیا تو اس وقت ان کا کوئی کلیئر ایم نہیں تھا، نہ سیاسی نہ فوجی۔ ایک شارٹ ٹرم ایم تھا، وہ یہ تھا کہ طالبان حکومت کو الٹانا ہے اور ان کی جگہ کوئی افغان حکومت لانی ہے، لیکن وہ افغان حکومت کی بھی جو نوعیت تھی اس کو بھی انہوں نے خود پیدا نہیں ہونے دیا، بلکہ بون میں ایک اسٹرانگ سینٹرل گورنمنٹ بنا دی جو کہ افغان ہسٹری کے بالکل ہٹ کے ہے۔ افغانستان میں ہمیشہ ایک میثاق ملی ہوتا ہے جو کہ تمام علاقوں کا ایک سمجھوتا ہوتا ہے، اور پھر ایک ریلیٹیولی ویک سینٹر میں ایک بادشاہ تھا اور پھر جو بھی سربراہ تھا، لیکن انہوں نے ایک تو اسٹرانگ سینٹر بنا دیا، حامد کارزائی کے حوالے کر دیا، اس سے کرپشن بہت پھیلی اور کنٹرول رہا، اور $100 بلین ہر سال افغانستان پہ امریکہ نے غرق کیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے ایک پلان بنایا کہ افغانستان کو 3.5 لاکھ کی فوج، ایک ماڈرن امریکن سٹائل فوج بنائی جائے،
اور اس کا اٹریشن ریٹ مطلب یہ کہ اس کے جو بھرتی ہوتی ہے 40% جو ہے وہ بھگوڑے ہو جاتے ہیں. تو اس کو کنٹینیوسلی اپڈیٹ کرنا پڑتا ہے اور کئی دفعہ اپنے ویپنز بھی ساتھ لے جاتے ہیں اور وہ طالبان کو بیچ دیتے ہیں. تو پورا سسٹم ہی غلط تھا شروع سے. جو میں نے اپنی نئی کتاب بیٹل فار پاکستان میں بھی ذکر کیا انٹرویوز کے بیسس پہ کہ 10 مختلف جنگیں لڑی جا رہی تھی افغانستان میں جب صدر باراک اوباما کی ٹرانزیشن ہوئی. اور اس کے بعد بھی جب جنرل سٹین میکرسٹل سے میں نے بات کی انہوں نے بھی کہا کہ 10 مختلف جنگیں لڑی جا رہی تھی, ایک جنگ نہیں تھی, اس کا ایک ویژن نہیں تھا. اور اسی لیے ابھی تک یہ ڈاماڈول معاملہ ہے. جی طاہر صاحب ویری کوئکلی یہ بتائیے گا کہ کیا آپ کو کوئی خدشہ ہے کہ آنے والے دنوں میں جو بھی افغانستان میں فیصلہ ہوتا ہے ہم پھر یہاں دہشت گردی کے اتنے گروپس دیکھیں گے جس طرح 9/11 سے پہلے ہمیں نظر آتے تھے؟ میری نظر میں بالکل کچھ نہ کچھ تو رہیں گے, چیلنجز ہوں گے سیکیورٹی. اور جس طرح کہ آج ڈاکٹر عبداللہ جب انڈیا میں بول رہے تھے تو انہوں نے صدر ٹرمپ کے اس فیصلے پہ کہ کرسمس تک فوجی وہ واپس بلا لیں گے, تو انہوں نے خود یہ ذکر کیا کہ القاعدہ اور تنظیمیں ہیں جو کہ ایک ابھی بھی خطرہ ہے نہ صرف افغانستان کے لیے بلکہ ان کے ہول ریجن کے لیے بھی. اور جب بھی افغانوں کو ہم سنتے ہیں لیڈرشپ کے وہ کہتے ہیں کہ یہاں افغانستان میں 20 یا 21 مسلح گروپ موجود ہیں, تو کچھ نہ کچھ تو ایشوز رہیں گے. لیکن اگر طالبان اور افغان حکومت کے موجودہ مذاکرات اگر کامیاب ہوتے ہیں, ایک نئے سیٹ اپ پہ دونوں فریق راضی ہوتے ہیں, تو ایک بڑی جنگ تو ختم ہو جائے, کیونکہ جنگ ابھی بھی ہے اور بڑی شدید قسم کی جنگ ہے. کیونکہ طالبان چاہتے ہیں کہ وہ اپنے پریشر کو وہ کنٹینیو کریں اور یہی کسی کو وہ سمجھتے ہیں ان کے پاس جو ہتھیار ہے. حالانکہ کافی لوگ اور میرا بھی یہ خیال ہے کہ وہ جواز نہیں رہا جنگ کے لیے, کیونکہ امریکیوں کے ساتھ آپ نے کر دیا, نیٹو کے ساتھ آپ نے معاہدہ کر لیا ہے. ان کے خلاف 29 فروری سے کوئی حملہ زلمی خلیزاد نے خود کہا کہ کوئی حملہ بھی نہیں ہوا, نہ کوئی امریکی یا غیر ملکی فوجی وہاں مرے. تو اگر یہ والا جنگ کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے تو میرے خیال میں تھریٹس تو رہیں گے, کیونکہ وہ خطرات تو ہوں گے. داعش مکمل طور پہ ختم نہیں ہوئی, مگر ہاتھ سے ٹھیک ان کو نکالا گیا ہے, لیکن وہ کنڑ میں چلے گئے, بلکہ وہ شہروں میں آ گئے. اب زیادہ حملے اگر آپ حالیہ مہینوں میں دیکھیں جہاں بھی اگر داعش نے کیے تو شہروں پہ چلے گئے, تو لہٰذا وہ مشکل رہے گی. لیکن اگر معاہدہ ہوتا ہے اور جتنا جلدی ہو سکتا ہے ہو جائے تو پھر بڑا خطرہ میرے خیال میں نہیں رہیں گے, لیکن سیکورٹی چیلنجز تو ضرور رہیں گے. بالکل صحیح. بہت بہت شکریہ ہمارے 2 مہمانوں کا, انہوں نے ہمیں جوائن کیا, ہم سے گفتگو کی. آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دا سیم ٹائم.